बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपने इस लेक्चर में। और बच्चों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक्स जिनका नाम है द नेकलेस और दूसरे चैप्टर का नाम है द भोली। द भोली नहीं, सिर्फ भोली, सॉरी। तो बच्चों, हमारे ये दो चैप्टर्स जो हैं ये दो अलग अलग विमेन के बारे में है, ठीक है। ये दोनों स्टोरीज जो हैं ये दो अलग अलग विमेन के बारे में है, इनकी लाइफ के बारे में है और इनके साथ क्या होता है उसके बारे में है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इन दोनों लेडीज के बारे में कहानी, जहां पर एक का नाम है मिसेस लॉयजल या मैडम लॉयजल। तो बेटा मैं इनको इस तरीके से लिखूंगी बिकॉज ऐसे ही इसे लिखा जाता है इनके कल्चर में, दैट इज द पेरिस कल्चर, नहीं फ्रेंच कल्चर, राइट। एंड दूसरी है हमारे पास भोली, जिनका नाम आप जानते ही हैं, जिनका असली नाम क्या है, सुलेखा, ठीक है। इनका रियल नेम क्या है, इनका रियल नेम है सुलेखा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरीज को। स्टोरी नंबर 1 होने वाली है द नेकलेस अबाउट अ लेडी नेम मटिल्डा, जिनका पूरा नाम था मटिल्डा लॉयजल, जिनको हम लोग मैडम लॉयजल बोलेंगे स्टोरी में। दूसरी स्टोरी है एक बच्ची भोली के बारे में जिसका नाम था सुलेखा, रियल नेम वो सुलेखा। तो आइए बच्चों, सबसे पहली स्टोरी देखते हैं द नेकलेस बाय गाय दे मॉसेपॉन। नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, ठीक है, इट्स अबाउट अ लेडी जिनका नाम था मटिल्डा। अब बच्चे, ये जो लेडी है ना मटिल्डा, ये बहुत ज्यादा दीवानी थी। किस चीज की दीवानी थी भैया, ये प्रेम की दीवानी नहीं है, ज्वेलरी की दीवानी, सुंदरता की दीवानी, अटेंशन की दीवानी थी। इनको दीवानगी थी अटेंशन से और इनको चाहिए थी लोगों की अटेंशन हर चीज के अंदर। शी वांटेड दैट पीपल शुड नोटिस हर, शी वांटेड पीपल शुड लव हर, शी वांटेड पीपल शुड फॉलो हर। तो व्हाट शी वांटेड वाज शी वांटेड अटेंशन। ये चाहती थी लोगों से सिर्फ एक चीज जिसका नाम था अटेंशन, अटेंशन और अटेंशन, ठीक है। द ओनली थिंग शी वांटेड वाज अटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ऑफ दिस अटेंशन ओनली, बिकॉज उसे लोगों से ये अपनी अटेंशन बहुत ज्यादा चाहिए थी, शी वॉज फॉन्ड ऑफ बीइंग लव्ड बाय द पीपल, एंड इसी वजह से उसको ये चीज जिंदगी में मिल नहीं रही थी। तो उसी चीज की वजह से शी वॉज वेरी सैड, शी यूज्ड टू फील वेरी बैड कि यार मैं तो जिंदगी में हमेशा समझौता करती आई हूँ। एंड उसी टाइम पे उसके हस्बैंड जो है वो उसे एक पार्टी के लिए इन्विटेशन दिखाते हैं, और उस इन्विटेशन के पार्टी के इन्विटेशन के बाद इसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि मटिल्डा की लाइफ चेंज कैसे होती है। तो बटे सबसे पहली बात है, एज अ लेडी जो मटिल्डा लॉयजल थी, शी लिव्ड इन अ फ्लैट विद हर हस्बैंड, ठीक है। तो ये अपने हस्बैंड के साथ कहाँ रहा करती थी, ये रहा करती थी एक फ्लैट के अंदर। ही वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और पति बड़ा सिंपल सीधा सादा सा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो काम करता था। एंड उनकी एक बड़ी बेसिक लाइफ थी, आप कह सकते हो कि वो मिडिल क्लास जिंदगी जीती थी, ठीक है। वो कैसी लाइफ जीती थी, वो मिडिल क्लास लाइफ जीती थी। एंड उसकी लाइफ के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो थी वो नहीं थी। शी डिड नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर लाइफ। हाउएवर उसको चाहिए वही सब था, ठीक है। अब उसका हस्बैंड जो था वो छोटा सा, आप उसे खिचड़ी भी दोगे तो हस्बैंड यूज्ड टू बी हैप्पी इवन आफ्टर सीइंग खिचड़ी। लेकिन हमारी जो लेडी थी मैडम लॉयजल, उसको दुनिया में सब कुछ चाहिए। उसे बड़े बड़े डिनर्स भी चाहिए, उसे लैविश डिनर्स चाहिए, उसे अच्छी अच्छी ज्वेलरी चाहिए, उसको चाहिए कि भैया नौकर चाकर आए उसको खाना परोसें, उसे चाहिए डिशेस ऐसी जो कभी देखी ना हो। तो उसको ये सारी के सारी चीजें जो थी वो पसंद थी। अब कहानी ये थी, वो लोग पुअर नहीं थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, वो गरीब थे, नहीं, लेकिन वो बस सिंपल थे। तो उसकी वाइफ जो थी, और जो बेसिकली जो वाइफ का हस्बैंड था, उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पसंद थी। उसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना और उस चीज़ों को सुंदर बनाना, ये मुझे ऐसे चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए, नहीं। द हस्बैंड वांटेड द थिंग्स वेरी सिंपली, उनको सिंप्लिसिटी अच्छी लगती थी, लेकिन मटिल्डा को वो सिंप्लिसिटी नहीं पसंद थी। हाउएवर मटिल्डा की जो डिज़ायर थी ना बच्चे, ठीक है, मटिल्डा की जो डिज़ायर थी वो थी कि रिच हो, उसकी शादी भी किसी ऐसे खानदान में हो कि वो बड़ा रिच आदमी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि उसकी शादी एक बड़े सिंपल मैन से हो चुकी है, तो इस वजह से वो बहुत इरिटेटेड थी, डिसअपॉइंटेड थी कि उसके पास कोई बड़ा घर नहीं है, उसके पास नौकर चाकर नहीं है, उसको सिर्फ सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत सारी ज्वेलरी, यही सब चीजें चाहिए थी। एंड क्योंकि उसके पास ये सब चीजें नहीं थी, इसी वजह से वो बात बात पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। अब हुआ क्या, एक दिन मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आता है और बताता है कि उनके ऑफिस की एक फैंसी पार्टी है जिसके अंदर बड़े ही क्या कहते हैं उसे आप, सिलेक्टेड पीपल, उसके अंदर बहुत ही सिलेक्टेड पीपल को एंट्री दी जा रही है, बहुत ही कम लोगों को उस पार्टी में बुलाया जा रहा है, और उसी पार्टी के अंदर मटिल्डा और उसके हस्बैंड को भी इनवाइट किया गया है। तो वो इनविटेशन था बच्चे बॉल के लिए, बेसिकली एक डांस पार्टी के लिए वो इनविटेशन उन लोगों को आया था। अब हस्बैंड को लगा कि उसकी वाइफ वैसे भी कहीं घूमने नहीं जाती, तो वो बहुत एक्साइटेड
एक्साइटेड होगी उस इन्विटेशन को देखकर, लेकिन जब वाइफ उस इन्विटेशन को देखती है तो खुश होने के बजाय उसने गुस्से में वो इन्विटेशन लेटर जो था वो फेंक दिया और रोने लगी। अब हस्बैंड बड़ा सरप्राइज, उसको तो लगा उसकी वाइफ जो है वो खुश हो जाएगी, लेकिन वाइफ खुश हुई नहीं। खुश होने के बजाय उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि मैं तो इस पार्टी में जा ही नहीं सकती, मेरे पास तो प्रिटी ड्रेस है ही नहीं, मेरे पास तो सुंदर कपड़े हैं ही नहीं, और अगर मेरे पास कोई प्रिटी ड्रेस नहीं होगी तो जहां पर लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर आए होंगे इतने बड़े ओकेजन में, एवरीबडी मस्ट हैव बीन वेयरिंग सच बिग ड्रेसेस, सच ग्रेट ड्रेसेस, वहां पर मैं ऐसी छोटी सी ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर विद यू बाय वियरिंग दिस ड्रेस दैट आई एम वियरिंग। She wanted to seek admiration from everyone, ठीक है, वो बहुत ही ऐसी लेडी थी कि वो चाहती थी कि सब लोग जो हैं उसको देखें और उसकी तारीफ करें। अब हस्बैंड जो था उसने ये चीज सोची ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसने अपनी वाइफ को बोला। अब हस्बैंड ने क्या पूछा, उसने बोला कि तो चलो तुम ये बताओ कि तुम्हारी ड्रेस आएगी कितनी। तो वाइफ ने बताया कि मेरी ड्रेस 400 फ्रैंक्स तक की आ जाएगी। तो शी वांटेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी, वो चाहती थी कि पार्टी में सब लोग उसी को नोटिस करें। अब उसका हस्बैंड जो काफी अच्छा था क्योंकि वो जेन्युइनली अपनी बीवी को पार्टी में लेकर जाना चाहता था, उसने अपनी वाइफ से पूछा तुम ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उसने बताया कि मुझे 400 फ्रैंक्स चाहिए और हस्बैंड ने वो पैसा निकाल कर दे दिया। अब ऑल्दो ये पैसा हस्बैंड को अपने लिए एक राइफल, उसे अपने लिए एक गन खरीदनी थी, बेसिकली आप कह सकते हो कि बर्ड हंटिंग के लिए जो उसके दोस्त वगैरह जाया करते थे, उसे अपने लिए वो पैसे बचाकर उसने रखे हुए थे, उसे अपनी बर्ड हंटिंग के लिए गन खरीदनी थी। लेकिन अपनी वाइफ की इच्छा के आगे, अपनी वाइफ की ड्रेस के आगे उसने अपनी गन खरीदने की जो इच्छा थी उसको छोड़ दिया और वो पैसे अपनी वाइफ को दे दिए कि जा तू अपने लिए ड्रेस खरीद ले। अब मटिल्डा जाती है और अपने लिए ड्रेस खरीद के आ जाती है। फाइनली जो पार्टी का हफ्ता था वो आता है और हस्बैंड देखता है कि मटिल्डा जो है अभी भी बड़ी दुखी है, उसके चेहरे पे अभी भी एंग्जाइटी है, शी इज ऑल्सो नर्वस, अभी भी वो पार्टी जाने से पहले मुंह बनाकर बैठी है। अब उसने उससे पूछा कि इस बार तुमने मुंह क्यों बनाया है, तो वो बताती है कि चलो मेरे पास अब ड्रेस तो है, मेरे पास लेकिन पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं बिना ज्वेलरी के पार्टी में जाऊंगी नहीं, बिकॉज इस तरीके से अगर मैं पार्टी में गई, अगर मैं नॉर्मली पार्टी में गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ड्रेस तो पहनकर आ गई है, ज्वेलरी पहनकर आई नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम फ्लावर्स पहन लो, बिकॉज आज के टाइम में जो फ्लावर्स है वो बहुत फैशनेबल लगते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं फ्लावर्स भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि अगर मैं फ्लावर्स पहन के गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि भैया ये तो पार्टी में ऐसे फ्लावर्स पहनकर आ गई है, जब वो फ्लावर्स बिल्कुल सड़ने लगेंगे तो फ्लावर्स में से बदबू आने लगेगी, तो मैं फ्लावर्स नहीं पहनूंगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, फिर एक काम करो, जाओ और अपनी दोस्त जियान फॉरेस्ट्रियर से, जिनका नाम मैडम फॉरेस्ट्रियर था बुक में, आप जाओ और उनसे बात कर लो। तो जो मटिल्डा थी अब उसको भी लगा कि हाँ यार सही कह रही है, सही कह रहा है, मैं एक काम करती हूँ, अपनी दोस्त के पास जाती हूँ, उससे कुछ नेकलेस उधार ले लूंगी। तो वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उससे एक स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस जो है, एक शाइनिंग सा डायमंड नेकलेस जो है उससे ले लेती है। अब याद रखना बच्चे, ये जो इसकी दोस्त थी ना, ये बहुत अमीर थी और मटिल्डा वैसे मनी मन इसको देख देख कर, इसके बारे में सोच सोच कर रोया करती थी कि इसकी दोस्त बहुत अमीर है लेकिन ये अमीर नहीं है। अब हुआ क्या, अब फाइनली बॉल का दिन आता है और मटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ उस फंक्शन में जाती है एंड शी was a success at the party, ठीक है। और जो चीज वो प्लान कर रही थी शादीशुदा होने के बाद भी कि सब लोग उसको देखे, सब लोग उसको उसकी तारीफ करें, क्योंकि बचपन से ही मटिल्डा सुंदर तो बहुत थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो वही है ना कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसकी सुंदरता और निखर जाती है। तो वही हुआ यहाँ पर कि मटिल्डा के पास पैसा तो बहुत था लेकिन वो मटिल्डा सुंदर तो बहुत थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। अब आज उसके पास ज्वेलरी भी थी, आज उसके पास कपड़े भी थे, तो वो उस पार्टी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी एंड सब लोग मटिल्डा की तरफ ध्यान दे रहे थे। फाइनली वो लोग पार्टी एंजॉय करके सुबह 5 बजे जब पार्टी से निकलते हैं, तो उस समय पे वो लोग जब निकलते हैं तो हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ के कंधों पर ना एक वो डालता है, रैप डालता है, बेसिकली एक कवर डालने की कोशिश करता है क्योंकि ठंड थी बाहर। तो जो कवर था ना, जो शॉल थी वो पुरानी थी। जब वाइफ ने नोटिस किया कि उसके हस्बैंड ने पुरानी सी शॉल उसको पहनाई है तो वो वहां से भागने लगती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि बाकी लेडीज जो है वो उसको पुरानी शॉल में देखें। अब फाइनली होता क्या है, वहां से उसका हस्बैंड उसको रोकता है और वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। फाइनली जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हमारी जो मटिल्डा है वो अपनी तारीफ करने के लिए अपने आप को एक बार कपड़े बदलने से पहले अपने आप को शीशे में देखती है, अपनी सुंदरता को निहारने के लिए। लेकिन जब वो शीशे में देखती है वो रियलाइज करती है कि जो नेकलेस उसने गले में पहना हुआ था, अब वो नेकलेस जो है वो उसकी गले पर नहीं है।
अब दोनों हस्बैंड और वाइफ शॉक्ड कि अब हम क्या करें। उन दोनों को लगा कि शायद से वो नेकलेस जो है वो कैब में गिर गया होगा, क्योंकि नेकलेस के गिरने की आवाज नहीं आई थी, और जब तक वो घर पहुंचे वो नेकलेस अब उनसे जा चुका है, और उनको ये लग रहा था कि वो नेकलेस जो है वो डायमंड नेकलेस है और वो खो चुका है। ऑल्सो अब हस्बैंड ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं और जहां जहां से मैं होकर आया हूं उस पूरे रास्ते जाकर मैं एक बार चेक करके आता हूं, कहीं मुझे क्या पता वो नेकलेस गिरा हुआ पड़ा मिल जाए। तो हस्बैंड जाता है, सारी जगह ढूंढता है जहां से वो आए, लेकिन उसे कहीं पर भी नेकलेस नहीं मिलता। इनफैक्ट वो पुलिस के पास जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है, एक हफ्ते तक एडवर्टाइजमेंट डालता है न्यूज़पेपर में कि भैया मेरी वो जो नेकलेस है वो मिल जाए, लेकिन ये सब बिल्कुल वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो नेकलेस वापस नहीं मिला। अब उसके हस्बैंड ने बोला देखो नेकलेस तो मिला नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी दोस्त को एक लेटर लिख दो एंड टेल हर कि जो उसका हुक है, हुक ऑफ नेकलेस इज ब्रोकन, कि नेकलेस का जो हुक है वो टूट गया है, तो उसको जुड़वा कर तुम उसको दे दोगी, उस वजह से उस तरीके से तुम्हें टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, और तब तक हम लोग इस नेकलेस की रिप्लेसमेंट जो है खरीद लेंगे। उसने ये लिखा कि जो नेकलेस का क्लैस्प है, बेसिकली नेकलेस का जो हुक है वो टूट गया है और वो अब उसे रिपेयर कराएंगे, तो उन्हें एक हफ्ता मिल गया। अब उस एक हफ्ते में बच्चे वो लोग क्या करेंगे, उस एक हफ्ते के अंदर वो लोग एक नया नेकलेस खरीदेंगे। नाउ दे आर गोइंग टू परचेज अ न्यू नेकलेस। अब उन्हें एक सेम नेकलेस मिलता है बेसिकली एक शॉप के अंदर, लेकिन याद रखना वहां पर बचे वो 36,000 फ्रैंक्स का था, जो कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 34 लाख की वैल्यू देता है इंडियन मनी के अंदर। ठीक है, दैट नेकलेस वाज समवेयर अराउंड 36,000 फ्रैंक्स, इतना ज्यादा महंगा वो नेकलेस था, यानी इंडियन मनी के हिसाब से 34 लाख का। अब हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स तो उसके पापा के वजह से, पापा ने जो उन्हें वसीयत में दिए थे वो पैसे थे, और बाकी सारा पैसा उन्होंने बाहर से मनी लेंडर से उधार ले लिया, यानी उन लोगों ने बाहर जो ब्याज देने वाले लोग होते हैं, पैसा ब्याज पे जो देते हैं, उनसे उन्होंने वो पैसा जो था वो ले लिया। दे मैनेज टू बाय द नेकलेस थ्रू इनहेरिटेड एंड बोरोड मनी, और दोनों अपने पास जो था और लोगों से जो उधार लिया, उन दोनों पैसों को इकट्ठा करके उन्होंने 34 लाख रुपए का नेकलेस खरीदा और जाकर मैडम फॉरेस्ट्रियर को वापस दे दिया। लेकिन याद रखो बच्चे, इस चीज के अंदर उसके बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया, हस्बैंड और वाइफ ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। ठीक है, स्मॉलर घर में वो लोग चले गए, मैटिल्डा खुद का खाना बनाती थी, ठीक है, लोगों के घर जाकर उनका काम करती थी, उनके बर्तन धोती थी, सब कुछ काम उसने खुद करना शुरू कर दिया। एक एक पैसा उन्होंने बचाकर लोगों का लोन चुकाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उन्हें कुछ 10 साल लग गए उस पूरे के पूरे लोन को वापस करते हुए। इन सालों में उनकी जिंदगी एकदम, वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। बड़े घर से वो एक छोटे से घर में चले गए ताकि उनका रेंट बच जाए। ठीक है, उसने घर की सफाई खुद करी, कप खाना खुद बनाया। मोरोवर उसके हस्बैंड जो था, अपने काम करने के साथ साथ उसने भी शाम को फोटोकॉपी का काम शुरू कर दिया। ठीक है, शाम को फोटोकॉपी का काम शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों के अकाउंट कीपिंग का काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर वो सारा का सारा पैसा जो था वो चुका दिया। लेकिन बच्चे, इस केस के अंदर आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखो कि मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। हाउ गुड वॉज मटिल्डा's हस्बैंड, वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है कि ऐसा होने के बाद भी कि उसकी वाइफ ने पैसा नेकलेस खो दिया है, उसने अपनी वाइफ के लिए अपनी सारी जमा पूंजी बेच खत्म कर दी, लोगों से पैसा उधार ले लिया, इतना सब कुछ उसने अपनी वाइफ के लिए जो था वो सैक्रिफाइस कर दिया, और उसकी मदद करी। 10 साल खुद भी खराब जिंदगी जी ताकि उसकी वाइफ का जो गलती थी वो रीपे हो सके। तो मतलब दिस इज an example of a good husband. She also looked like a strong woman of a poor household, और अब मटिल्डा को भी एक्सपीरियंस हो गया था। नाउ शी वॉज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड वुमेन, उनको जिंदगी ने बड़े ही गलत तरीके से शिक्षाएं दी थी, गलत तरीका ही था ये, उस बेचारी को गरीब कर दिया। और ऑल्सो 10 साल की बात थी, लेकिन इतनी मेहनत की वजह से अब वो काफी बूढ़ी बूढ़ी सी लगने लगी थी। एक दिन क्या होता है, रास्ते में चलते चलते जो हमारी मैडम फॉरेस्ट्रियर दिखती हैं, किसको, हमारी मटिल्डा लॉइजल को गली में चलते चलते दिखती हैं। पहले वो सोचती है कि जाऊं इनसे बात करूं या नहीं करूं, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि यार मैं इनका पैसा तो चुका चुकी हूं, अब क्यों ना जाकर मैं इनसे बात करूं, तो वो जाती है और उनको उस नेकलेस के बारे में सच बताती है। ठीक है, वो उनसे जाकर मिलती है और उनको बताती है, तो दोस्त भी शॉक हो जाती है कि तेरी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, तो ऐसे कैसे दिखने लग गई। तब मटिल्डा बताती है कि ये कंडीशन तुम्हें पता है मेरी तुम्हारी वजह से ही हुई है। तो उसकी दोस्त कहती है मेरी वजह से
वजह से कैसे हुई? तो फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें याद है वो एक नेकलेस था जो तुमसे मैंने पार्टी के लिए लिया था? वो कहती है हाँ मुझे याद है। वो कहती है कि वो नेकलेस खो गया था। तो उसकी दोस्त बोलती है कि फिर तुमने मुझे वापस कैसे किया? तो वो कहती है कि जो नेकलेस हमने तुम्हें वापस किया वो नया नेकलेस था जो हमें 34 लाख रुपए का, एक्चुअली 36,000 फ्रैंक्स का पड़ा। और वो कहती है उसको चुकाने में हमें 10 साल लग गए, लेकिन फाइनली वो लोन जो है वो ओवर हो चुका है और अब हम बड़े खुश हैं। तो जो लेटर थी वो काफी, जो हमारी जो जियान थी वो काफी शॉक हो जाती है ये सुनकर कि ऐसा कुछ भी हुआ है, जब उन्हें यह पता लगता है कि वो नेकलेस एक्चुअली 36,000 फ्रैंक्स का है। और उस समय जीन फॉरेस्ट्रियर जो है वो हमारी मटिल्डा को बताती हैं कि ओ माय पुअर मटिल्डा, तुमने जो मुझे नेकलेस दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरा जो नेकलेस था वो नकली नेकलेस था। इट वॉज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। वो कहती है मेरा नेकलेस 500 फ्रैंक्स से ऊपर नहीं था, उस नेकलेस की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं थी। ठीक है, वो कहती है 500 फ्रैंक से ज्यादा मेरे नेकलेस की वैल्यू नहीं थी। और ये बोलकर बच्चे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो मटिल्डा ने 10 साल मेहनत करी वो सारी की सारी मेहनत चली गई पानी में, वो सारी की सारी मेहनत हो गई वेस्ट। द रीजन दैट मेहनत वाज वेस्ट वाज बिकॉज कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। उस मेहनत करने का क्या फायदा हो रहा है मटिल्डा को? नथिंग वाज द बेनिफिट ऑफ दैट मेहनत, सिंस दैट मेहनत वाज नाउ कंप्लीटली वेस्ट। वो मेहनत बिल्कुल ही बर्बाद मटिल्डा की हो गई। लेकिन हमें नहीं पता स्टोरी का एंड क्या है, बिकॉज स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। क्या पता जियान उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो कि वो सच में ही उसको उसका नेकलेस वापस कर दे। तो मटिल्डा को एटलीस्ट जिंदगी में एक चीज की खुशी तो होगी कि अगर मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया है, अगर मैंने कुछ बलिदान दिया है, तो कम से कम अब वो रंग तो लाया, कम से कम अब मुझे उस चीज के बारे में बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू गाइज हैव नो डाउट इन दिस वन। अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भोली एंड इट इज रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर दिस वन। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भोली, वो एक बच्ची के बारे में है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया सुलेखा। लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। चलिए, तो हमारा अगला चैप्टर जो है बच्चे उसका नाम है भोली। एंड एज आई सेड भोली इज अबाउट अ गर्ल हुज नेम वाज सुलेखा। ठीक है, इस बच्ची का असली नाम जो था बच्चे वो सुलेखा था। अब सुलेखा की स्टोरी क्या है बच्चे? सुलेखा की स्टोरी सिंपली बस ये है कि ये एक ऐसी बच्ची थी जिसकी मम्मी का रोल उनकी जिंदगी में कुछ नहीं। तो ये सुलेखा के टीचर हैं। ठीक है, ये सुलेखा के टीचर हैं जिनकी वजह से सुलेखा यहां तक पहुंची। तो अब आइए बच्चों इनकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये स्टोरी है अब एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसका नाम था भोली। ठीक है, इनका रियल नाम था सुलेखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इनका नाम सुलेखा से भोली पड़ गया? बचपन में बच्चे इनको एक ब्रेन डैमेज हो गया था। ठीक है, इन द चाइल्डहुड शी सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन डैमेज। जब ये 10 महीने की थी, जिसकी वजह से इनके दिमाग का कुछ हिस्सा, जब ये क्या बेसिकली ब्रेन डैमेज होता कैसे है, ये फेल फ्रॉम अ कॉट। ठीक है, वो कहां से गिरती हैं? वो एक कॉट से गिर जाती हैं। ठीक है, वो एक खाट से गिर जाती है और खाट से गिरने की वजह से बेचारी के सर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बोलने में हमेशा हकलाती थी। ठीक है, वो क्या करती थी? वो हकलाती थी जब भी बोलने की कोशिश करती थी। अब हुआ क्या, उसके बाद जब वो थोड़ी और बड़ी होती हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है बच्चे, स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर के ऊपर से उनकी आंखें छोड़ के पूरे शरीर के ऊपर जो थे पॉक मार्क्स हो गए थे, से उनकी आंखें बच गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती थी। अब उनके चेहरे की डलनेस की वजह से और उनकी अगली फेस की वजह से लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। और जब वो बोलना भी शुरू करती थी तो बच्चे उन पे हंसते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते वक्त भी हकलाती थी। उसके पेरेंट्स ने फिर इसी वजह से उसका नाम भोली रख दिया, क्योंकि भोला बच्चा, शरीफ बच्चा। ठीक है, तो वो बहुत शरीफ, इनोसेंट हो गई थी। ठीक है, इनोसेंट और भोली द सिंपलटन इनका नाम हमारे बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से एक बैकवर्ड चाइल्ड रही, वो शायद बाकी लोगों के बराबर नहीं आ पाई। रामलाल के टोटल जो इनके फादर थे उनके टोटल 7 बच्चे थे, 3 भाई और 4 बहनें। ठीक है, और भोली जो थी उन 7 बच्चों में से सबसे यंग डॉटर थी। और आप याद रखेंगे रामलाल जो था वो बड़ा ही रिच जमींदार नुम्बेरदार था। क्या था? ये रिच नुम्बेरदार था। बेसिकली इनका काम था टैक्स कलेक्ट करना। तो ये टैक्स कलेक्टर था अपने एरिया का, अपने गांव का, और बड़ा ही रिच था। तो इन्होंने अपने बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। और बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, उससे नीचे वाली का रिश्ता हो गया था, होने वाली है उसकी शादी। उससे कम जो छोटी वाली बहन थी उसके लिए वो लोग रिश्ता देख रहे थे और बची थी सिर्फ भोली। तो उसके फादर को सिर्फ भोली की ही शादी की टेंशन थी कि भोली की शादी कैसे होगी। अब होता क्या है बच्चे, एक दिन इनके
गांव में तहसीलदार आते हैं, क्योंकि इनके गांव के अंदर एक नया प्राइमरी स्कूल खुल रहा था बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें प्राइमरी स्कूल खुल रहा था, स्पेशली किसके लिए? गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये तहसीलदार आते हैं वो रामलाल को बोलते हैं कि भैया तुम एक काम करना, तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजना, क्योंकि तुम यहाँ के टैक्स कलेक्टर हो तो लोग तुम्हें जानते हैं, और अगर तुम यहाँ पर भेजोगे तो तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। ठीक है, तुम एक गुड एग्जाम्पल सेट करोगे, तो तुम अपने बच्चों में से किसी एक को स्कूल जरूर भेजना। अब रामलाल जब घर जाते हैं तो वो बड़ी ही परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि रामलाल और इनकी फैमिली में बेसिकली गांव में उस समय एक मान्यता थी कि हम पढ़ी लिखी लड़कियों को घर ब्याह कर नहीं लेकर जाएंगे, पढ़ी लिखी लड़कियों की शादियां नहीं होती थी, क्योंकि परिवारों का मानना यह था कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो बड़ी तेज तर्रार होती हैं, बहुत ज्यादा चंट होती हैं, और ऐसी लड़कियों से अगर आप शादी करते हो तो वो आपका घर बर्बाद कर देंगी। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो थे वो उस समय पे ऐसी मतलब पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करते थे। तो अब रामलाल और उनकी वाइफ जो थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूल किसको भेजा जाए, बिकॉज उनको यही था कि अगर हम अपनी किसी और चंपा को भेजते हैं, चमेली को भेजते हैं, किसी और बेटी को भेजते हैं, राधा को भेजते हैं, तो उस केस के अंदर उनकी शादियां अटक जाएंगी। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि किसको स्कूल भेजा जाए, और ये डिसाइड किया गया कि भोली को स्कूल भेज देंगे, क्योंकि एक तो भोली वैसे ही अगली है, भोली की शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो शादी तो उसकी वैसे ही नहीं होगी, और वैसे भी वो बेचारी हकलाती है, वो ढंग से बोल भी नहीं पाती है, तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। अब आप लोग याद रखेंगे बच्चे, भोली का मानसिक संतुलन खराब नहीं था, भोली का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक था। कहानी में से परेशानी ये थी कि भोली हकलाती थी। तो पापा ने डिसाइड किया कि भोली को ही स्कूल भेजा जाए, क्योंकि भोली ही ऐसी बच्ची है जिसका कुछ भी खराब किया जा सकता है। तो पहले तो भोली को डर लगता है कि जिस तरीके से उसे घर में से उनकी गाय लक्ष्मी को बाहर निकालकर फेंक दिया गया था और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया, तो भोली को लगा कि कहीं मेरे साथ भी ये काम तो नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद जब भोली को प्रॉपरली तैयार किया गया, अच्छे कपड़े दिए गए, नहलाया धुलाया गया, तैयार किया गया, तब उसे विश्वास हुआ कि कम से कम उसे एक अच्छी जगह पर लेकर जा रहे हैं। याद रखना बच्चे कि इस केस के अंदर भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको नहलाया धुलाया, तैयार कराया और उसे चमेली नहीं, चंपा के कपड़े दिए, छोटी बहन के कपड़े दिए, क्योंकि चंपा को वो कपड़े फिट होने बंद हो गए थे। तो अब ये सोचो कि रामलाल और उसकी वाइफ दोनों के दोनों अपनी छोटी बेटी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। उसको घर में बस ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि बेटी है तो भैया घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वो भी इसीलिए कि शायद आसपास के लोग उनके बारे में उल्टा बोलेंगे, इसीलिए। She was happy to see the girls of her age. जब भोली स्कूल पहुंचती है तो वो अपनी एज के लोगों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब क्योंकि वो चाहती थी कि उससे कोई दोस्त बने, तो वो लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर पाती। और जब वो एक क्लास में बैठती है और जब टीचर उसका नाम पूछती है तो भोली डर के मारे हकलाने लगती है और अपना नाम नहीं बोल पाती। लेकिन जब भोली अपना नाम नहीं बोल पाई तो बाकी सब लड़कियां जो हैं उस पर हंसने लगती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होता है अपने ऊपर, और उसके बाद वो रोने लगती है। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाती है बच्चे, तो सब बच्चे चले जाते हैं और भोली वहां पर थकी हारी अपनी किस्मत से वहां बैठी रह जाती है। तो टीचर उतनी देर में आती है, जो कि एक बड़ी ही दरिया दिल औरत थी, आती हैं और भोली से बात करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि भोली, तब तो तुम अपना नाम नहीं ले पाई, चलो अब अपना नाम लेने की कोशिश करो। और उसके बाद वो कोशिश करती हैं कि भोली जो है वो अपना नाम ले पाए। मोरओवर शी टोल्ड हर दैट शी वुड ओवरकम हर स्टैमरिंग कंप्लीटली इफ शी केम टू स्कूल डेली। फिर टीचर उसे ये भी बताती है कि देखो, अगर तुम रोज स्कूल आती हो तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से मदद कर दूंगी इस स्टैमरिंग को, हकलाने की परेशानी को कम करने में। तो तुम स्कूल आओ, क्योंकि इस तरीके से मैं तुम्हें, तुमने जिस तरीके से अपना नाम पूरा बोल लिया, वैसे मैं तुम्हें वर्ड्स से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से लाइंस बोलनी सिखा दूंगी। तुम आओ और मेरे साथ पढ़ो। इस वजह से भोली के मन में भी एक उम्मीद जागती है कि शायद वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती है, क्योंकि टीचर ने उसको ये कहा था कि अगर तुम मेरे पास आती हो और अगर तुम मेरे साथ पढ़ती हो तो मैं इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा इंसान तुमको बना दूंगी, और फिर देखना सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे बातों के बाद बच्चे कुछ साल बीत जाते हैं और विलेज जो था वो अब एक छोटा सा टाउन बन चुका था। ऑल्सो लिटिल प्राइमरी स्कूल जो था वो अब एक बड़े हाई स्कूल में भी चेंज हो गया था। उन दिनों इंप्रूवमेंट जो थी हर जगह पर हो रही थी। एंड ये उस समय की बात है जब भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है। ऑल्दो पापा जो थे वो थोड़े से
अनश्योर थे कि शादी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, लेकिन भोली की मम्मी जो थी वो श्योर थी। अब बेसिकली लड़का कैसा था, तो बच्चे शादी हो रही थी एक लेम ओल्ड मैन से। तो बेसिकली बच्चे एक लंगड़े आदमी से भोली की शादी कराई जा रही थी, और वो लंगड़ा आदमी बिल्कुल भोली के पापा की एज का था, और उनका एक बेटा था भोली की ही एज का। तो बेसिकली ये एक बाल विवाह के जैसा सिनेरियो हो रहा था, जिसमें एक बच्ची को एक आदमी से ब्याया जा रहा है जो उसके बाप की उम्र का है, जिसकी वजह से बच्चे ये एक बड़ी ही अजीब और बड़ी ही बकवास बात थी कि उसकी माँ ने हाँ भी कर दिया कि आप इस आदमी से शादी करा दो, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है। दूसरा, हमारी भोली की शादी हो रही है तो होने देते हैं, अब आदमी कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रामलाल और उनकी वाइफ मान जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो आदमी वेल सेटल्ड था। भोली की सिस्टर्स जो थी वो थोड़ी सी, जब शादी के लिए बारात आती है तो भोली की जो सिस्टर्स थी वो बहुत ही जेलस थी कि यार हम लोगों ने हम इतने सुंदर, हम इतने पढ़े लिखे तो क्या ही, हम इतनी सुंदर बहनें हैं, ठीक है, हमारी बारात इतनी बड़ी नहीं आई जितनी भोली की बड़ी बारात आई है, जब उन लोगों ने अपनी सबसे ही बदसूरत बहन की शादियों को देखा। फाइनली जब ग्रूम बच्चे आता है और जब ब्राइड को सामने लाया जाता है, तो जब ब्राइड का घूंघट ऊपर होता है तो रामलाल सबसे पहले भोली को देखता है, और जैसे ही वो भोली को देखता है तो वो भोली का फेस देखता है सबसे पहले। अब भोली के पूरे फेस के ऊपर वो ब्लैक पॉक मार्क्स देखता है और नोटिस करता है कि भोली का तो पूरा फेस खराब है, और उस समय पे बिशांबर मना कर देता है कि मैं ऐसी अगली लड़की से शादी नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इनसे शादी करूं तो आपको मुझे 5,000 रुपए दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सामने सामने मांगता है कि अब आप मुझे 5,000 रुपए दहेज दोगे तो मैं शादी करूंगा। अब रामलाल जैसे तैसे करके वो 5,000 रुपए इकट्ठा करता है, अपनी पगड़ी उसके सर में रखता है, अपनी इज्जत उनके सर में रखता है कि अब आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। लेकिन उतने में जब वो भोली को हार पहनाने वाला ही था तो उतने में भोली मना कर देती है और वो गार्लैंड को यूं करके फेंकती है और बोलती है कि मैं ऐसे लालची इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी, खुद का ही टांग निकली, बुढ़ा आदमी, कबर में आधे इसके पैर हो रहे हैं, शादी इसे करनी है, डाउरी भी इसको चाहिए। तो लोग जो थे वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि भोली ने इस तरीके की बात कैसे कर दी, उसने कैसे ये बोल दिया कि उसे इस आदमी से शादी नहीं करनी, क्योंकि पहली बार लोग भी ये देख रहे थे कि भोली स्टैमर नहीं करके भोली बोल रही है, भोली हकला नहीं रही, भोली पूरे शब्द बोल रही है। अब ग्रूम को लगता है कि भैया मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, मैं अब इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो बारात बच्चे शादी से लौट जाती है। अब भोली के फादर जो थे वो भोली से पूछते हैं कि बेटा ये तूने क्या किया, तूने हमारी इज्जत का धज्जियां उड़ा दी। तो वो यही बोलती है कि पापा मैंने आपकी इज्जत की कोई धज्जियां नहीं उड़ाई है, आप मेरी एक ऐसे आदमी से शादी करा रहे थे जो इतना लालची था, और अच्छा हुआ कि मैंने ये शादी तोड़ दी, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो उसके पापा ने बोला कि अब तू क्या करेगी। तो भोली बताती है अपने फादर को कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के बुढ़ापे में आप लोगों की मदद करूंगी, ओल्ड एज के अंदर मैं आप लोगों का सहारा बनूंगी। और एक मतलब आप इमेजिन करिए, भोली इतनी अच्छी थी कि उसकी मम्मी जो भोली के लिए सारे गलत डिसीजन लेने में सबसे आगे थी, जिसको भोली से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसने उस मम्मी के लिए भी केयर करने को बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी केयर करूंगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। और वो साथ ही साथ ये भी बताती कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं जाकर अब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊंगी, जिस स्कूल से मैंने इतना कुछ सीखा है उस स्कूल में जाकर मैं भी पढ़ाऊंगी। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो बच्चे दूर से हमारी भोली की टीचर जो थी, भोली की जो टीचर है, ठीक है, भोलीज टीचर वॉज ऑब्जर्विंग द सीन। भोली की टीचर जो थी वो दूर से ही इस सीन को ऑब्जर्व कर रही थी, पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रही थी, एंड उनकी आंखों में चमक थी, एक प्राउड फीलिंग थी कि जिस बच्ची के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत करी, आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। उनकी आंखों में बिल्कुल वैसी ही चमक थी जैसे एक आर्टिस्ट की आंख में, ठीक है, जैसे एक आर्टिस्ट की आंख में अपनी आर्ट को देखकर, अपने मास्टरपीस को देखकर जैसी खुशी होती है उनकी आंखों में, बिल्कुल वैसी ही खुशी उस टीचर की आंख में थी, क्योंकि उस टीचर ने भोली के ऊपर इतनी मेहनत करी थी कि आज भोली पूरे गांव के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है और अपने ख्याल, अपनी बातें अपने आप बिना किसी से डरे, बिना किसी से सहमे बोल सकती है। और इसी के साथ बच्चे हमारे दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सब बच्चों को ये दोनों कहानियां समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इन दोनों कहानियों में से बच्चे किसी भी कहानी में डाउट है तो आप लोग मुझे इनके डाउट्स जो है कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ बच्चे ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई निहारिका विल सी यू ऑल वंस अगेन फॉर द लास्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय everyone।